सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड को कैसे डेवलप करें। चाहे आप कोई भी इवेंट रनिंग करते हो, चाहे 100 भागते हो, 200 भागते हो, 400 भागते हो, 1600 मीटर भागते हो, 5 किलोमीटर भागते हो, 10 किलोमीटर भागते हो, या फिर आप कोई भी गेम खेलते हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्पीड। ठीक है, हर एक प्लेयर का अपने आप से ख्वाहिश रहता है, वो सोचते हैं कि नहीं मेरा स्पीड होना चाहिए, स्पीड डेवलप करने में वो भिड़े रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है कि स्पीड जिनका जेनेटिक रहता है, देखना वो बचपन से ही, जब से वो पैदा लिया हुआ है तभी से वो बचपन से ही उनका स्पीड डेवलप है। वो चाहे 100 मीटर भागे, 200 मीटर भागे, तो वो अपना एक स्पीड में भाग जाते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं का होता क्या है कि वो अपने मेहनत के थ्रू स्पीड को डेवलप करते हैं, कुछ टेक्निक को फॉलो करते हैं, कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो अपने स्पीड को डेवलप कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को वही टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने डेली लाइफ में अपने स्पीड को डेवलप कर सकते हो। साथ में मैं लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताने जा रहा हूँ जिसे आपको वार्म अप के बाद डेली करनी है अपने स्पीड को डेवलप करने के लिए। और साथ में मैं आपको कुछ डाइट प्लान भी बताऊंगा जिसे आपको खाना चाहिए अपने स्पीड और स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए। देखिए क्या होता है कि हम लोग तो रनिंग करते हैं, बेसिकली सभी इवेंट रनिंग कर लेते हैं, कोई भी धावक रनिंग कर सकता है। टेक्निकली रनिंग करना, टेक्निकली प्रैक्टिस करना, टेक्निकली कोई भी वर्कआउट को फॉलो करना, वो सबकी बात नहीं है। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग टेक्निकली किस तरह का वर्कआउट करें जिसके कारण हम अपने स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलते हैं पहले टिप्स की ओर। पहला टिप्स है वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। देखिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग, अगर आप इंडोरेंस वर्क भी कर रहे हैं या फिर स्टेमिना भी बनाना चाहते हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और अगर आप अपने स्पीड को डेवलप करना चाहते हैं, तेजी से भागना चाहते हैं, वहाँ भी आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना चाहिए। क्या होता है कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने से क्या होती है, हमारी जो मसल्स होती है वो एक्टिव होती है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुँचती है, हमारी जो ज्वाइंट होती है वो खुलती है। जब भी आप देखना कोई भी इंटरनेशनल धावक को देखना, जैसे उसेन बोल्ट को आप देख रहे हो रनिंग करते हुए, क्या इनका स्टेप देखिए कितना बड़ा बड़ा खुल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। और साथ में देखिए पूरा स्मूथ बॉडी चल रहा है क्योंकि इनका वार्म अप भी अच्छा है। इसीलिए जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो या फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हो, कोई भी स्पीड वर्क करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है अच्छे तरह से, फिर उसके बाद वार्म अप। और जब आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है उसके बाद भी आप जरूर स्ट्रेचिंग करें। वर्कआउट के बाद हमें क्यों स्ट्रेचिंग करना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी लेवल का वर्कआउट करते हैं, हाई रहे या लो रहे या इंडोरेंस रहे या स्पीड रहे, वर्कआउट करते समय क्या होती है, हमारी मसल्स टाइट होती है और उनका जो ऑक्सीजन होता है वो खत्म होता है। जब हम रिलैक्स करके स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छे तरह से बैठ के स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो क्या होती है कि हमारी मसल्स में खिंचाव आती है और अच्छे मात्रा में हमारी मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उससे क्या होती है, जो भी हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू, वो सारा कुछ खत्म होता है। इसीलिए ध्यान रखें, वार्म अप और स्ट्रेचिंग आपको अनिवार्य है करना, डेली का डेली, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। तो चलते हैं दूसरे टिप्स की ओर। दूसरा टिप्स है ब्रीथिंग टेक्निक। अब मैं हर एक वीडियो में आप सभी को बताता हूँ कि सांस लेने का जो तरीका होता है उसे आपको सुधार करना चाहिए। बहुत से बंदे का अभी भी मुझे क्वेश्चन आता है कि भैया मैं नाक से ही सांस लूं, और नाक से जब सांस लेना स्टार्ट करता हूं तो कुछ देर तक मैं सही दौड़ता हूं, उसके बाद मैं थक जाता, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि हम अगर नाक से ही सांस लें तो कम मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सप्लाई होगी। अगर हम नाक और मुंह दोनों से सांस लें तो हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो इसीलिए आपको नाक और मुंह दोनों से सांस लेना चाहिए। अगर आप समझिए कि 5 किलोमीटर भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर लंबा भागना है उसमें क्या करना चाहिए आपको कि थोड़ा ब्रीथिंग में कंट्रोल रखना चाहिए। क्या होगा, स्टार्टिंग में ही इस तरह से ऑक्सीजन नहीं लेना, एकदम आराम से। अब लंबा भाग रहे हो तो उसके लिए थोड़ा स्लो ऑक्सीजन लो, मतलब धीरे से लो, ये नहीं कि आधा ही लो, धीरे से लो और पूरा डायफ्राम से ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करो। ठीक है, लंग्स तक ही, आधा आधा मत लो, इस तरह मत लो। ठीक है, अगर आप 100 मीटर भाग रहे हो तो उसमें थोड़ा जो आपका ऑक्सीजन होगा, ब्रीथिंग टेक्निक होगा, वो थोड़ा फास्ट रहेगा। आप देखना कोई भी इंटरनेशनल धावक को देखना, जैसे आप हुसैन बोल्ट को ही देखना, वो बहुत ही स्पीड ऑक्सीजन लेते हैं जब फास्ट भागते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है भाई आप सभी को कि कोई भी ऐसा ना सोचे कि 2 किलोमीटर तक हम नाक से सांस लेके भागेंगे, उसके बाद जब लास्ट का 3 किलोमीटर बचेगा तो मुंह से लेना स्टार्ट कर देंगे या नाक से लेना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा आप गलतफहमी में ना पड़े, मुंह और नाक दोनों से सांस ले। इतना सोचे कि जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा
उतना हमारी बॉडी कम थकेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तीसरा टिप्स आप सभी के लिए है फुट मूवमेंट। मतलब जब आप अपने पैरों को लैंड करते हैं जमीन पे, तो वहाँ पे किस तरह से रखना चाहिए, पंजे में रखना चाहिए, हील में रखना चाहिए या पूरा फ्लैट रखना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट को आप देख रहे हैं। कोई एथलीट क्या कर रहे हैं, पूरे पैर को फ्लैट रख रहे हैं। ठीक है, कोई क्या कर रहे हैं, हील के थ्रू रख रहे हैं, और कोई क्या कर रहे हैं कि टो के थ्रू रख रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे बैक रख रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो पंजे में रख के धीरे पीछे लाना। लेकिन ये सारे इवेंट के लिए नहीं होगा। जो मैं ये पंजे पे रख के धीरे पीछे लाने बोल रहा हूँ, ये होगा स्टार्ट आपका 1600 मीटर से लेकर लॉन्ग तक आप भाग सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात करेंगे, अगर आप 100, 200, 400 और 800 तक भागना चाहते हो, 800 मीटर तक भागना चाहते हो, तो वहाँ पे एथलीट ज़्यादातर क्या करते हैं, वे अपने टो पे ही भागते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात चल रही है, टॉपिक है कि स्पीड वर्कआउट, मतलब अपने स्पीड को कैसे डेवलप करें। तो जब भी आप देखना 5 किलोमीटर भी भागते हो, तो लास्ट का देखना जब 100 मीटर बचता है, तो एथलीट क्या करते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा आगे लीन कर लेते हैं और पूरा टो पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तब आप टो पे आते हो तो पंजा क्या करता है, आपके बॉडी को फेंकता है आगे की ओर। देखना जैसे बंदर भागेगा ना, तो वो क्या करता है, अपने बॉडी को ऐसे जंप करता है ताकि उसकी बॉडी आगे तक जंप कर सके। कि जब भी आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर तक भागते हो, स्पीड रेस भागते हो, तो आपको पंजे पे भागना चाहिए और बॉडी को थोड़ा आगे लीन करना चाहिए। वहीं अगर बात आती है 1600 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर फुल मैराथन आप भागते हो, तो आपको बॉडी को कैसे रखना चाहिए, टो पे रखते हुए धीरे नीचे रखना चाहिए। तो ये हो गया कि पैर हमें किस तरह रखना है, मतलब अपने फुट को कैसे रखना है जमीन पर। ये भी आपका बहुत ज़्यादा डाउट था, तो ये भी टिप्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलते हैं चौथे टिप्स की ओर। टिप्स नंबर 4, डू लेग वर्कआउट। मतलब सप्ताह में कम से कम आपको कुछ नहीं तो एक दिन अपने पैरों पे फोकस करना है, लेग वर्कआउट करना है। देखिए खासकर जो 100, 200 और 400 मीटर के एथलीट होते हैं, वीक में कम से कम उनका 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग होता है। पैरों में पावर, बॉडी में पावर, ओवरऑल बॉडी उनका डेवलप किया जाता है। क्या होता है, जब भी आप वेट ट्रेनिंग या लेग वर्कआउट करते हो, उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब मसल्स की पावर बढ़ती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ती है। जब आपके बॉडी में ऑटोमेटिक ताकत आ जाएगी, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक स्पीड आएगी, आप अपने बॉडी से जोर लगा पाओगे। जोर आप कब लगा सकते हो, जब आपकी मसल्स में पावर रहता है, बॉडी में आपका ताकत रहता है, तो जाके आप जोर लगा सकते हो। जो 1600 मीटर के धावक हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको जिम प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, बहुत से बेसिकली बच्चे क्या होते हैं कि वो रूरल एरिया से रहते हैं, जिनका क्या होता है कि जिम वगैरह उनको नहीं मिलता है। ठीक है ना, उनके पास पैसा होता है कि वो जाके जिम कर ले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जिनके पास जिम नहीं है वो क्या करें। एक तो मैंने वीडियो बना रखा है कि लेग वर्कआउट आप इसी तरह नॉर्मल ग्राउंड में जाके कर सकते हैं, देसी लेग वर्कआउट, उनको फॉलो करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, हील ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं, सीढ़ी जो होता है वो कर सकते हैं, बालू में रनिंग कर सकते हैं, जो आपका सैंड रनिंग होता है वो कर सकते हैं, या फिर आप जो होता है ना हिल, जो पुल वगैरह जो होता है, ओवर ब्रिज होता है, उसमें आप सिंपली स्ट्राइड लगा सकते हैं। और कोशिश करें जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करने के बाद 50 या 60 मीटर का स्ट्राइड लगाइए, 5 से 6 स्पीड खींचिए, उससे आपकी स्पीड और डेवलप होगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, वेट ट्रेनिंग करने के बाद स्पीड खींचना, मतलब 50 से 60 मीटर का स्ट्राइड लगाना, वो स्पीड डेवलप करती है आपकी। तो इस टिप्स को भी फॉलो करें। टिप्स नंबर 5 वो है कि वर्कआउट के बाद हमें कुछ अच्छे डाइट लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो ग्लाइकोजन होती है, हमारी जो प्रोटीन होती है, हमारी जो कैलोरीज होती है, वो सारे बर्न होती है। अगर हम इस चीज़ को रीलोड नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी डाउन जाएगी अप के थ्रू। ठीक है, इसीलिए जब आप वर्कआउट कंप्लीट करके आते हैं तो कुछ ऐसे मैं फल के बारे में बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे डाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको डेली सेवन करने चाहिए अपने पूरे दिन में। सबसे पहला आता है चना, चना को आप जरूर लें। दूसरा आता है दूध, मिल्क जिसे कहते हैं, कम से कम आधा से 1 लीटर के आसपास आपको दूध लेना चाहिए। तीसरा आता है अंडा, मतलब जो अंडा आप एग बोलते हैं, वो कम से कम 4 से 5 खाइए, दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कन्फ्यूजन रहती है कि उनके बीच वाला खाएं कि नहीं। अगर आप लॉन्ग रेस करते हैं, जैसे इंडोरेंस लेवल वर्कआउट करते हैं, तो आपको बीच वाला खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ले सकते हैं कीवी, जो कीवी आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन आप सप्ते में 2 या 3 उसे खा सकते हो। हनी, शहद का सेवन करें वर्कआउट से पहले। जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो 1 चम्मच के आसपास पानी में घोल के उसे पी सकते हैं, वो आपकी जो गला वगैरह होता है उसे सूखने नहीं देगा। और लास्ट जो फल आपको सेवन करना ही करना चाहिए वो है बनाना, मतलब केला।
केला में रहता है पोटासियम, पोटासियम खाइए और अपने बॉडी की पोटास बढ़ाइए, मतलब एनर्जी लाइए। ठीक है, तो ये ही सारा डाइट प्लान था जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसे आप वार्म अप के बाद आपको डेली करनी है। और मैं बता दूं यहीं पे कि हर एक एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट करनी है। ठीक है, और उन एक्सरसाइज को आपको 20 मीटर तक परफॉर्म करना है। कुछ ये ABC एक्सरसाइज तरह का ही है, उसे फॉलो करना है। और फिर उस एक्सरसाइज को करने के बाद थोड़ा जंपिंग एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, और फिर मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। और साथ ही में अगर आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। पर्सनल ट्रेनिंग में होता क्या है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे हर एक हफ्ते अलग अलग वर्कआउट सेंड करता हूं और उस वर्कआउट को कैसे करना है मैं सारा कुछ आपको बताता हूं। साथ ही में खाना में क्या खाना है, वर्कआउट में अगर कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं सारा कुछ उसमें गाइडेंस करता हूं। और कोई भी तरह का दिक्कत होती है तो मैं सारा कुछ आपका सॉल्व करता हूं। मतलब एक सिंपली समझिए कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए नंबर पे कॉल करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।